नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि हम उत्तर प्रदेश लेवल की जो परीक्षा पेट एग्ज़ाम जो यूपी SSSC द्वारा कराया गया है उसकी आंसर की लेकर के उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि जो आंसर की में एनालिसिस है वह आपको पर्याप्त एनालिसिस के साथ में उपस्थित हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर की समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने इस बार का जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें क्या अच्छा रहा, क्या अनोखा रहा और क्या चीज़ें उसमें उत्तर सही हैं, वह जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिससे कि आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। हम आपके लिए तत्काल प्रभाव से बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। पहले नंबर के प्रश्न से लेकर के अंतिम नंबर के प्रश्न 100 नंबर तक आप लोगों की श्रृंखला एक क्लास में देने की पूरी कोशिश प्रयास कर रहा हूं। लीजिए, पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। आपको बताना है इनका जो कालक्रम था वह किस अनुसार सही है। आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 4 शख्स दिए गए हैं, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है। ये पार्ट कहता है कि आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं साफ साफ ऑप्शन दिख रहे हैं कि चौथा पहला तीसरा दूसरा, या चौथा तीसरा पहला दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या तीसरा चौथा पहला दूसरा। आपकी स्क्रीन पर पहला दूसरा ना घूमे, उसमें सीधा सीधा आपको दिमाग लगाना है कि हमारा उत्तर कौन सा सटीक है और कौन सा सही है। यह गणित लगाने के लिए और ट्रिक बताने के लिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताई जाएगी हमारे द्वारा, तो आप लोगों को और भी क्लासेस हमारी देखनी पड़ेंगी। पहले नंबर का जो उत्तर सही है, इसका उत्तर सही है आपको बता दें कि चौथा तीसरा पहला दूसरा, यानी बी पार्ट इसका सही है। और आप लोग इसी तरीके से जवाब दिए होंगे, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसी तरीके से सुपरफास्ट तरीके से वहां पर भी कैंप आपने अपने एग्जाम हॉल में जवाब दिए होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, क्या कह रहा है। तत्काल प्रभाव से आप लोग जवाब देते जाएं और हम आपके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग, जो नए बच्चे हैं जो अभी तक पेट एग्जाम में नहीं बैठे हैं, बहुत से बच्चों ने हो सकता है कि पेट एग्जाम ना दे पाए हों, तो उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तौर पर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। 2 आपके दूसरा नंबर का ऑप्शन है, दूसरे नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है तुकाराम साहब। तो आपको बता दें संत शिवाजी के समकालीन थे तो वह थे तुकाराम साहब, यानी ये पार्ट आपका सही है। आपको अगले प्रश्न में जवाब देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, तीसरे नंबर का, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न का आप लोग भी जवाब देते जाएं, जो लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला भी कह सकते हैं इसको और आंसर की भी। तीसरे नंबर का आपका उत्तर सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आपके अगले प्रश्न में मिलते हैं चरक संहिता। चरक संहिता की बात करें, संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, वास्तव में जो प्रश्न आए हैं बहुत ही उम्दा तरीके के प्रश्न थे। बहुत से प्रश्न तो हमारे आपको बता दें कि हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न श्रृंखला में भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बहुत ही कम समय में हमने प्रश्न दिए, लेकिन आप लोगों को अन्य प्रश्न आप यदि देखें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के हमारे, तो आप लोगों को यही प्रश्न मिल जाएंगे देखने के लिए। चौथे नंबर का आपको जवाब देना है। चौथे नंबर का आपका उत्तर सही है, चिकित्सा के क्षेत्र में। चरक संहिता संबंधित है तो चिकित्सा से संबंधित है। चौथे नंबर का आपका उत्तर सही है, बी पार्ट। अगला ऑप्शन देते हैं, अगला लीजिए आपकी स्क्रीन पर 5वां नंबर प्रश्न देते हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, जो कि निःशुल्क है। आप लोगों के लिए ही है पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2, दोनों शिफ्टों की मिल जाएगी। और चलिए 5वां नंबर थोड़ा सा संशय में है, आपको आगे बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो होगा आपको दिखा दिया जाएगा। 6वें नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं। 6वां नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को, WC बनर्जी को या
फिरोज शाह मेहता को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छठवें नंबर का जो उत्तर सही है वह है दादा भाई नौरोजी साहब को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ इस वजह से जाना जाता है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री यानी सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री के तौर पर आपका नाम आता है, इसलिए इनको ऐसा जाना जाता है। सातवां नंबर जो आता है, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, या तिलक और अरविंद घोष। यह आपके स्क्रीन पर 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का जो उत्तर सही है वह है, आपको बता दें, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक सन 1915 और 16 के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो इनके नेतृत्व में शुरू हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपका, चलिए 8वें नंबर में हम प्रवेश करते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है, ध्यान दें, इसमें मिलान करना है आपको। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो मिलान करना है आपको। ब्रह्म समाज, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, सत्य शोधन समाज, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, श्री धरालू नायडू या ज्योतिराव फुले। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 8वें नंबर का आपको जवाब देना है। और लीजिए, आपकी स्क्रीन पर यह भी दे दिया है मैंने कि उसमें श्रेणी जो दी गई है, थोड़ा आपको शब्दों को कम जूम में दे दिया है, तो आप लोगों को देख सकते हैं। और बाकी आप लोग इसका आंसर जो लगा करके आए हैं, इसमें से जो सही आंसर है वह आपको जवाब में देता हूं, तो आप लोग इसी तरीके से जवाब भी लेते रहें। इसका जो सही उत्तर सही है, आपको बता दें, इसका सी पार्ट सही है, यानी कि जिसमें ब्रह्म समाज के लिए जो उत्तर सही है वह तीसरा राम मोहन राय का नाम आता है। और आपका जो दूसरे नंबर का बी पार्ट है, रामकृष्ण मिशन की चर्चा की जाए तो रामकृष्ण मिशन में आपके स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। और तीसरा जो आर्य समाज की चर्चा की जाए तो आर्य समाज में जो नाम आता है दयानंद सरस्वती का नाम आता है। और सत्य शोधन समाज की चर्चा की जाए तो इसमें आपको बता दें ज्योतिराव फुले का नाम आता है। यही आपका सी पार्ट सही है। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इसी तरीके से जवाब दिए होंगे। और यह लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया, करो या मरो का नारा किसने दिया। यह चलिए, यह बहुत ही कुछ आसान से प्रश्न आपके आ गए हैं, जो कि आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आपने एग्जाम हॉल में बहुत ही जल्द जवाब दिए होंगे। तो करो या मरो का नारा की चर्चा की जाए तो करो या मरो का नारा सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। आपको बताना है कि किसने दिया था, कौन सी शख्सियत ने दिया था। तो यह नारा आपको पता ही होगा, हमारे पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। 9वें नंबर तक हम पहुँच गए। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर 10वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। क्या कहता है और पेपर जो था आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो पेपर तो बहुत आसान था। जैसे आपको बता दें कि एक पेपर बहुत ही आसान था, एक किस्म से कहा जाए तो बिल्कुल सरल था, फाड़ के रख दिया है। कई लोगों ने तो कहा है, सर जी हमारे तो 100 में 90 नंबर 92 नंबर पेपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न पत्र हल करके आए हैं। हो सकता है कि वास्तव में हमें लगता है कि इस बार के पेट एग्जाम में एक अनोखा काम हो जाए। कई छात्र हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके गए थे। शायद हो सकता है कि 90-95 की श्रृंखला को भी पार करते हुए 100 तक भी पहुंच सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की मेहनत इसी तरीके की होगी और आप लोग इसी तरीके से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। आने वाली अगली भर्तियां, चाहे वह लेखपाल हो, यूपीएसआई हो या बीडीओ हो, या आपकी जो भी छोटी क्लर्किकल भर्तियां हैं, यूपी पुलिस भी हो, तो उनमें आप लोग महारत हासिल करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि पेट एग्जाम का दायरा कितना बड़ा हो जाए यह पता भी न चलेगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दें, नजर गड़ाए रहें, क्योंकि एक एक प्रश्न यदि चूके जो पेट एग्जाम नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी यह एक
प्रैक्टिस सेट समझ करके आप सॉल्व करिए, क्योंकि यही पेपर आपको देना है आगे। उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना है तो आपको यह एग्जाम देना ही होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जे.बी. कृपलानी को? 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 10वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 10वें नंबर का जो उत्तर सही है इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात सी पार्ट आपका सही है। हम आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समर्थक हैं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर, रावी पर, चिनाब पर, ब्यास पर? 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 11वें का भी उत्तर जो सही है वह चिनाब है। हलवा पेपर समझ लीजिए इसको और लगाते रहिए उत्तर। 12वें नंबर का प्रश्न कहता है बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। 12वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है 21 मार्च को। यह आपको बता दें कि 21 मार्च और 20 मार्च यह बसंत विषुव जो है 2 दिवस में होता है, तो 20 और 21 मार्च ये इसका उत्तर, इसलिए आपका 21 दिया गया तो 21 आपका ऑटोमेटिकली सही है। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए? 13वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है जिसका उत्तर सही है तांबा। राजस्थान के में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आपका सी पार्ट सही है और आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग भी जो प्रैक्टिस सेट की तरह लगा रहे हैं अधिकतर लोग सही जवाब दे रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है आप लोग जवाब दें। 14वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो आपको बता दें इसका उत्तर जो सही है वह है असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो वह असम में स्थित है, इसका उत्तर आपका बी पार्ट सही है। आपका 15वें नंबर की प्रश्न की चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, इनमें से दिया गया है आपकी स्क्रीन पर कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपका ए पार्ट कहता है कि पहली दूसरी सही है, कावेरी और गंगा वहां की हैं, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि ब्रह्मपुत्र और गोदावरी आती हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि गंगा और गोदावरी आती है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 15वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां के अंतर्गत आती हैं, इसका उत्तर सही है आपका बी पार्ट। चलिए अगले ऑप्शन में मिलते हैं। अगला क्या दिया गया? अगला प्रश्न आपका बैंक दर की चर्चा की जा रही है। लीजिए बैंकों से सवाल आ गया। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। बैंक दर का एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को आपको पहचाना है कि बैंक दर का जो अर्थ है वह क्या है। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 16वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो सटीक उत्तर, जो सही उत्तर होना चाहिए वह है आपका डी पार्ट। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर कह सकते हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय अगर बैंक कहा जाए तो आरबीआई का ही नाम आता है। जो ब्याज दर वह लागू कर देता है उसी अनुसार सभी बैंकों में ब्याज दर का अनुमान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 17वां नंबर लीजिए। 17वें नंबर तक हम पहुंच गए। 16 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। 17वां नंबर कहता है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। 17वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको, तो जिसका जो उत्तर सही है बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन
कंडीशन जो होगी उस पर क्या असर होगा, तो बढ़ जाएगी। आपको बता दें इसका सी पार्ट सही है। और जिनको कठिन लगता है, आपको बता दें आपने पढ़ा नहीं होगा तो कठिन लगेगा पेपर, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको सरल लगेगा। क्योंकि सरल की परिभाषा क्या होती है और कठिन की परिभाषा आपको आज बताता हूं कि कठिन की परिभाषा होती है जो आपसे बनता नहीं वह कठिन है और जो आपसे बन गया वह सरल है। इसलिए कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्मवीरों को ही लक्ष्य मिलते हैं, कभी अकर्मण्यों को लक्ष्य नहीं मिलते। कर्मवीर जितना छोड़ जाते हैं उतना कर्मण्य पाते हैं, इसलिए अकर्मण्य ना बने, कर्मवीर बने। लीजिए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 18वें नंबर की चर्चा कर रहा हूं। 18वें नंबर का जो उत्तर सही है वह है पूंजीवादी, यानी ए पार्ट सही है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं वह आर्थिक गतिविधियों मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, तो पूंजीवादी, ए पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अब कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने हमें, क्योंकि समय हमारा हमें ध्यान रखना है। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्द से जल्द बताएं। 100 का नोट निकालने लगे जेब से, कि आप जेब से निकाल करके देखने लगे किसके हस्ताक्षर हैं। पेपर हॉल में कई लोगों ने ऐसा किया हो कि पर्स खोला और निकालने लगे। गुरुजी बोले क्या देख रहे हैं? सर जी थोड़ी 100 का नोट देख रहे थे, हमारा गिर तो नहीं गया। 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं देखते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के या वित्त सचिव के। तो 19वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जिसका जो उत्तर सही है तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपको बता दें 100 के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, यह आपको याद रखना होगा। चलिए और आपके अगले प्रश्न की श्रृंखला में मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 20वां नंबर क्या कहता है? फेमा का पूर्ण रूप है। फेमा का आपको नाम बताना है, पूर्ण रूप है क्या? पूर्ण रूप है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 20वें नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, आशा करता हूं। तो 20वें नंबर का जो सही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का पूर्ण रूप नाम यही है। बी पार्ट आपका सही था। जिन लोगों ने बी पार्ट लगाया होगा उनको तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई। 21वें नंबर प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहा है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जो छात्र, जो मेरे छोटे भाई बहन आपको बता दूं या बड़े भाई बहन, जिन लोगों ने पेट एग्जाम नहीं दिया है या जिन लोगों ने दिया है, आपने दूसरी शिफ्ट में दिया है तो पहली शिफ्ट के पेपर को हल करिए, और पहली शिफ्ट में दिया है तो दूसरे को हल करिए। आप प्रैक्टिस सेट मान करके हल करिए, क्योंकि आप लोगों को उसमें भी आपको लाभ होगा, आगे भर्तियों में लाभ होगा। क्योंकि कभी कभी वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आप लोगों ने छोड़ दिए होते कि यह तो आ गया है, इसको सोचे नहीं, लेकिन आ जाता है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। 21वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो यह राज्य सूची में सम्मिलित है। ये पार्ट इसका सही है। लीजिए 22वें नंबर में मिलते हैं। 22वां प्रश्न कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक भी छात्र प्रैक्टिस सेट को नहीं छोड़ेंगे। इस आंसर की को ना माने, यह प्रैक्टिस सेट की तरह कराने की पूरी कोशिश है मेरी, क्योंकि आप लोगों के लिए यह अनिवार्य पेपर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। 22वें नंबर प्रश्न की आपको चर्चा कर रहा हूं, तो जिसका उत्तर सही है राजनीति के निर्देशक तत्व, सी पार्ट आपका सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपके प्रश्नों की श्रृंखला 22 हो गई है। लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 23वां नंबर आपकी स्क्रीन पर देता हूं। लीजिए आपको तत्काल प्रभाव से मिलता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। 23वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है अनुच्छेद 21
21A से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। यह आप याद रखना होगा। यह आपका बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला है। वास्तव में अच्छा प्रश्न था और कई बार यह प्रश्न मैं पढ़ा भी चुका हूँ। बहुत से बच्चों ने यह पढ़ा है। यह मैंने मानवाधिकार की तक क्लासों में पढ़ाया है। मानवाधिकार की क्लासें दी हैं। आपको बता दें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यह परीक्षा कराई जाती है एक मानवाधिकार पर्यावरण की। उसमें छात्रों को इस तरीके के प्रश्न भी दिए थे। अभी ही प्रश्न दिए थे, कुछ समय पहले ही यही प्रश्न दिया था। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने, B.N. राव ने। 24वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं जिसका उत्तर जो सही है आपको बता दें तो किसने संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वह शख्स का नाम है माननीय हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका नाम आता है। तो उन्होंने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये पार्ट सही है हमारा। लीजिए 24वें नंबर प्रश्न तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 25वां कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो वह अल्पसंख्यकों का निहित जो हित है वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए। 25वें नंबर का जो उत्तर सही है उसमें है अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 की चर्चा की जा रही है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, यानी उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं अल्पसंख्यकों के लिए। तो वह हमारे आर्टिकल 29 की चर्चा की जा रही है 29 की। अगला प्रश्न है 26वां नंबर। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। 26वां नंबर प्रश्न कहता है, क्या जवाब देना है आपको? 26वें नंबर प्रश्न का आपको बता दें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चलिए 27वां नंबर कहते हैं प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात की ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या हवाई जहाज की गति की। 27वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया जिसका उत्तर सही है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है 28वां नंबर लीजिए। 28वां नंबर कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसमें से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। चारों ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सूत्र जो दिया गया है CaSO4, CaOCl2, NaHCO3, NaCl। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 28वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है जिसका उत्तर सही है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, बी पार्ट सही है हमारा। लीजिए अगले ऑप्शन में अगला प्रश्न दिया गया 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 60%, 75%, 80%, 100%। 29वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें 18 कैरेट की चर्चा की जाए तो वहां पर कितने परसेंट? 75% सोना उसमें होगा। 18 कैरेट में आपको बता दें कि 75% होगा। इसका 29वें नंबर का आपका बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न जो दिया गया संतरे में बहुतायत होता है। क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और इनमें से कोई नहीं। 30वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो 30वें का जो उत्तर सही हुआ है विटामिन सी। तो आपको बता दें संतरे में बहुतायत होता है विटामिन सी। यह तो कोरोना काल ने विटामिन सी का उपयोग करना सिखा दिया। विटामिन सी की गोलियां लिए घूमते थे लोग बाग। विटामिन सी की गोलियां आपको पता होंगी कि बहुत से लोगों ने इतनी खाई कि उसका भी रिएक्शन हो गया। लोगों ने कहा कि कोरोना नहीं होता विटामिन सी से, तो विटामिन सी पेल करके खा लिया। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि पेल करके खा लो, तो यह पेल करके खा लिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि विटामिन सी की वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। इतना नहीं, उसमें एक मात्रा थी निश्चित, और जो आपको यदि दवा लेनी है तो डॉक्टरों के सजेशन के अनुसार लेनी चाहिए। आपके अब लीजिए गणित के प्रश्न है। केवल मैं उत्तर बताऊंगा इनमें, क्योंकि इनके जो आपको बता दें एक्सपर्ट हैं हमारी टीम में, तो वह एक्सपर्ट्स आपको इन प्रश्नों की विस्तृत जानकारी देंगे। केवल मैं आंसर की इसकी दूंगा,
मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों चीज़ों का आपको विश्लेषण पूरा मिलेगा। 31वां नंबर प्रश्न आपको बता दूं तो 31वें नंबर का जो उत्तर सही है आपका 324 जो उत्तर सही है इसका, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 324 भरा जाना है। लीजिए अगला प्रश्न आपका 32वां नंबर आपको दे रहा हूँ। यह मैथ की जो श्रृंखला है आपके हमारे अदर फैकल्टी द्वारा की जाएगी। लीजिए 32वें नंबर का उत्तर बता दूं, केवल मैं उत्तर बताऊंगा इन तीन चीज़ों के, तीन सब्जेक्टों के। तो 32वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही है वह है आपका, इसका जो उत्तर सही है 32वें नंबर का, तो इसका 1000 यानी कि डी पार्ट इसका सही है। आपका 33वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही है वह 33वें नंबर प्रश्न का आपका उत्तर सही है, यानी बी पार्ट आपका 4 - 15 रूट में 15 रूट 15 आपका सही है, बी पार्ट सही है इसका। 34वें नंबर की चर्चा की जाए तो 34वें नंबर का आपका जो उत्तर सही है वह है 16% घटी, यानी कि आपके टीवी सेट के मूल्य के बारे में चर्चा की गई। दुकानदार ने आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 16% घटी का प्रभाव पड़ा, यह आपको बताना है इस प्रश्न में। 34वें नंबर में आपको विस्तृत तरीके से आपको हमारी अदर फैकल्टी द्वारा आपको क्लास दी जाएगी। इसका जो उत्तर सही है डी पार्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 35वें नंबर का प्रश्न कहता है, तो 35वें नंबर का आपको उत्तर बता दें, इसका भी उत्तर आपका डी पार्ट है जिसमें 37 वर्ष लिखा हुआ है, यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न लीजिए आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं 36वां नंबर। 36वें नंबर में कहा गया है एकल का विलोम, एकल का विलोम है आपको बताना। 36वें प्रश्न में कहा गया है एकल का विलोम है बहुल, पर्याप्त, उपर्युक्त, अकेला। यह हिंदी की चर्चा की जा रही है। लीजिए क्योंकि उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है, अधिकतर चीज़ें सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आई हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हाँ अधिक आई हैं लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अधिकतर पेपर आया है। 36वें नंबर का आपको जवाब देना है, जो भी है आपका उत्तर सही है। एकल का विलोम है तो बहुल इसका विलोम सही है। अगला प्रश्न है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, दर्प का पर्यायवाची बताना है। 37वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही तो जिसका उत्तर सही है अहंकार। दर्प का पर्यायवाची जो सही है वह है आपका अहंकार सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में देखते हैं 38वां नंबर। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। मन को हारने वाला में एक शब्द के तौर पर कहना है आपको, तो मर्मांतक कहा जाएगा या मनोहर कहा जाएगा या मदमस्त कहा जाएगा या मदमयी कहा जाएगा। तो आपको 38वें नंबर का आपको जवाब देना है। 38वें नंबर का आपको बता दूं, इसका मनोहर, मन को हारने वाला मनोहर ही कहलाएगा, अर्थात हमारे कौन, आपको पता होना चाहिए, यह जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। 39वें नंबर का प्रश्न आपको जवाब देना है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना, दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। गागर में सागर भरना 39वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं जिसमें है थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना इसका आपका बी पार्ट सही है 39वें नंबर का। 40वें नंबर में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें महत्वाकांक्षा जो शब्द है उसका सही कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन में महत्वाकांक्षा लिखा है लेकिन उसमें शुद्ध वर्तनी के तौर पर कौन सा लिखा हुआ है आपको बताना है, तो वह है हमारा सी पार्ट जिसमें महत्वाकांक्षा का सही शुद्ध वर्तनी है। सी पार्ट हमारा सही है। और चलिए अब आपके अगले प्रश्नों में श्रृंखला में चलते हैं। 40 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। 40 के बाद 41वें नंबर पर प्रवेश करना में, तो 41वां नंबर हमारी स्क्रीन पर दे रहे हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 41वां नंबर। यह इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं। जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि यह 4 क्लासें हम 2-3 सब विषय हैं जिनके विषयों की एनालिसिस दूसरे हमारे फैकल्टी मेंबर देंगे। तो 41वें नंबर का जो उत्तर सही है वह आपको बता दूं, इसका जो उत्तर सही है 41वें नंबर का, उसका सी पार्ट सही है। ए पर्सन हैविंग वेरिड और इंटरेस्ट, आपका यह सही है। लीजिए आपका 42वें नंबर प्रश्न का आपको बता दूं, तो 42वें नंबर प्रश्न में आपको केवल ऑप्शन उत्तर बता रहा हूं क्योंकि हमें क्लास भी समय पर समाप्त करनी है। 42वें नंबर का आपका उत्तर सही है, डी पार्ट डूइंग द ऑल दीज एंड मच मोर। अगला प्रश्न है, चलिए सिलेक्ट हो रहा है बार बार, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। 43वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 43वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 43वें नंबर का जो उत्तर सही है आपको बता दें, इसका सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
क्योंकि हमें केवल आंसर देने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए 44वें नंबर का जो उत्तर सही है उसमें भी आपको बता दें, इसका भी आपका पॉपुलर शब्द जो है सी पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 45वें नंबर प्रश्न में दिया गया है, तो 45वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही है वह भी आपका सी पार्ट सही है। इसलिए तो बच्चे तुक्का लगाने लगते हैं, क्योंकि अधिकतर सी और बी सही करते हैं, इसलिए तो बच्चे समझ जाते हैं कि सी और बी लगा दिए तो पास ही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें बाबू, इसमें माइनस मार्किंग थी, माइनस मार्किंग थी। तो माइनस मार्किंग में कई लोग चित्त ना हो जाएं, कहीं ऐसा नहीं कि अंक बताने लायक भी ना रहें, इसलिए तुक्का ना बढ़ाएं, इसमें तुक्का नहीं चलेगा। इसमें केवल और केवल आपको सही जवाब देने थे। और फिर ऐसा है कि कहीं कहीं पर 50-50 भी खेल लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोग कौन बनेगा करोड़पति भी देख चुके होंगे, लेकिन लाइफ लाइन नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। 46वें नंबर का जो जवाब सही है, आपको बता दें 46वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में कहा गया कि चयन करना है, इसमें पक्षी विज्ञानी और पक्षी या निविज्ञानी दिया गया है। तो इसमें पौधे, पशु, मानव, पर्यावरण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? 46वें नंबर का जवाब देना, तो 46वें नंबर का आपका सी पार्ट सही है, मानव। अगला प्रश्न दे रहे हैं, लीजिए अगले प्रश्न। 46 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई। 47वें नंबर आपके प्रश्न नंबर दे रहा हूँ। 46वां नंबर कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। दही, मक्खन, तेल, पनीर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 47वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है तेल, सी पार्ट सही है। लीजिए आप सुपरफास्ट तरीके से चलने जा रहे हैं। इसमें कूट वाला प्रश्न है, इसका विस्तृत जानकारी आपको अन्य फैकल्टी देगी। 48वें नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बता दें, तो इसका जो उत्तर सही है ए पार्ट सही है इसका। 48वें नंबर का ए पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 49वां नंबर कहता है रीता, रीता वाला प्रश्न है। रीता वाले प्रश्न में आपको जवाब देना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन करने नहीं है, सॉल्यूशन अदर फैकल्टी करेगी। 49वें नंबर का जवाब जो दिया गया वह है आपका बुआ, ए पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न दिया गया है 50 नंबर का प्रश्न का उत्तर जो सही है, 50वें नंबर का आपको बता दें, तो इसका उत्तर सही है 5, सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 50 के बाद हम 51 नंबर पर पहुंच गए हैं। 51वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 51वें नंबर का आपको जवाब देना है। 51 नंबर का जो उत्तर सही है वह है आपका पटना। तो लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो वह नहीं हुआ है पटना में, बाकी अगरतला, रांची, चेन्नई में हो चुका है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 52वां नंबर कहता है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। लीजिए आपकी सिम कौन सी कंपनी की है यह भी बता डालिए कमेंट बॉक्स में। 52वां नंबर प्रश्न है, आपको जवाब देना है। तो इसमें लीजिए अधिकतर लोगों रिलायंस की सिम डलाए बैठे हैं, तो रिलायंस में पहले तो फ़ायदा हुआ, पहले तो उन्होंने निःशुल्क दिया, लेकिन अब पैसा लगने लगा तो बुरा लगता है, तो कई लोगों ने रिलायंस छोड़ के इधर उधर भागना शुरू कर दिया। लेकिन रिलायंस वालों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, टेंशन ना लें, उन लोगों ने भी एक लिमिटेड दायरा रखा है। तो इसका ए पार्ट सही है आपका, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। अगला प्रश्न दिया गया बोल्ड, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। 53वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 53वें नंबर का जो उत्तर सही है उसका है राजस्थान, राजस्थान सही है। इसका उत्तर आप लोगों ने अच्छे से लगाया होगा आशा करता हूँ। 54वें नंबर का आपको जवाब देना है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहले देश के तौर पर किसका नाम आता है? तो वह देश है घाना, घाना है इसका ए पार्ट सही है 54वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न में आप 55वें नंबर के प्रश्न में चर्चा करते हैं। 55वें नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, और संदेह में भी है घाना। आपको आगे अगर गलत होगा तो बता भी दिया जाएगा, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। 55वां नंबर कहता है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शिरीषा बंदाला,
और श्रेया बादला या ऋतु कालीधाल या कल्पना चावला। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 55वां नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया। 55वें नंबर का आपको बता दें श्रीषा बांदला नाम है उनका, जो कि दूसरी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर कही जा सकती हैं, जो भारतीय मूल की थी और अमेरिका से आप गई हैं अंतरिक्ष में। चलिए 56वें नंबर पर को आपको बता दें उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है। नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह, पवन कुमार। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आपको जवाब देना है। 56वें नंबर प्रश्न का आपको लोगों ने जो जवाब लगाया होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। और इसमें बता दें सुमित मलिक का नाम आता है, बी पार्ट सही है 56वें नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 57 नंबर का जो उत्तर सही है इसका है हिमाचल प्रदेश, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। 58 नंबर का प्रश्न का बता दें तो इसका शिक्षा मंत्रालय सही है। आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्रालय नाम जो रखा गया है, इसका पूर्व में नाम जो था वह क्या था। आपको कमेंट बॉक्स में आशा करता हूं कि आप लोग सही कमेंट करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व जो नाम था वह क्या था। 59वां नंबर प्रश्न कहता है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली को, MS धोनी को, ईशांत शर्मा को, शिखर धवन को। 59वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 59वें नंबर का जो सही है विराट कोहली, जो वर्तमान में बहुत ही अच्छे तरीके के प्लेयर हैं हमारे, तो यह भारत के बहुत ही अच्छे होनहार प्लेयर के तौर पर देखे जा सकते हैं। 60वां नंबर प्रश्न क्या कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। 60वें प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 60वें नंबर का जो सही है सर्वोच्च न्यायालय, सी पार्ट सही है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 61वां नंबर क्या कहता है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मान्यवर आप लोगों को मजा आ रहा होगा प्रश्नों के उत्तर देने में भी। जो लोग भी इसको एक प्रैक्टिस सेट की भांति लगा रहे हैं उनको भी आनंद आ रहा होगा। इसका उत्तर सही है 5 भारतीय राज्य जो हैं जो कि नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, उन राज्यों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। 62वें नंबर के प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो 62वें का उत्तर जो सही है वह है सैन जोस, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है मान्यवर, आपको बता दें तत्काल प्रभाव से समाप्त करनी है। 63 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तमिल, मलयालम या ग्रेट अंडमानी या सिंहला। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 63वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है मलयालम, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 64वें नंबर का क्या कहता है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या क्या है 530, 540, 550 या 552। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। 64वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है तो आपको पता होना चाहिए 552। भारत में संविधान लोकसभा में संविधान की भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 552 है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं। 65वां नंबर प्रश्न कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को, ये अक्टूबर 1 को या नवंबर 2 को, अक्टूबर 3 को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है 65वें नंबर का। जिन लोगों ने जवाब दिया होगा 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। यह बहुत ही अच्छे तरीके आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है 66वें नंबर का क्या कह रहे 66वें नंबर का जवाब देना है। इनमें से कौन सा देश
सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। 66वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है नेपाल। इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो वह है नेपाल। नहीं है में बहुत से लोग गलत कर देते हैं, नहीं है पढ़ना नहीं है। सार्क देश देखा, एक आध याद हुआ छोड़ दिया, तो यह ध्यान रखें इसमें नेपाल नहीं है। अगला देखते हैं, हम प्रश्नों की श्रृंखला में 66 प्रश्नों की श्रृंखला तक पहुंच चुके हैं। 66 के बाद 67वां नंबर चलिए देखते हैं। 67वां नंबर यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 67वां नंबर आपको जवाब देना है। 67वें नंबर का आपको बता दें तो औरंगाबाद में यह अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा यानी सी पार्ट आपका सही है। अगला प्रश्न दे रहा हूं 68वां नंबर। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 68वें नंबर का आपको बता दें जिसका उत्तर सही है केरल। केरल उत्तर सही है, इसका बी पार्ट सही है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वां नंबर कहता है निम्नलिखित में 100 प्रश्नों की श्रृंखला होने जा रही है मान्यवर, ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही? 69वां नंबर का आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है सूर्य के सबसे नजदीक जो है बुध का नाम आता है। आसान सा प्रश्न था मान्यवर, आप लोग जवाब मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से दिए होंगे। नोबेल पुरस्कार विजय जीतने वाले एक प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। आपको बताना चाहिए 70वें नंबर की चर्चा की जा रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर यह किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए, यह भी ध्यान रखना। 70वें नंबर की चर्चा की जा रही थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लीजिए 71वें नंबर से। 71वां नंबर आपको देते हैं। 71वां नंबर कहता है आपको यह पूरा आप लोगों को पढ़ना है गद्यांश। गद्यांश का PDF आप पढ़िए हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर। टेलीग्राम पर आपको बता दें दोनों शिफ्टों का पेपर आपको दिया जा रहा है जो कि निःशुल्क है। उसमें कई प्रकार के PDF यूपी जीके, यदि आप लोकपाल या UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल तौर पर हमारे द्वारा हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क PDF दिए जा रहे हैं। वह निःशुल्क हैं, पूर्णतः निःशुल्क है। क्लास निःशुल्क, PDF निःशुल्क, किसी प्रकार का आपको मनी देने की आवश्यकता नहीं है हमारे चैनल पर। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोतक रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। 71वां नंबर प्रश्न है। 71वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें कि मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति आवश्यक है। मानव जाति तभी तो विकास कर पाएगी जब शांति रहेगी। युद्ध होते रहेंगे तो कहाँ विकास होगा? जैसा अभी कहाँ पर चल रहा है, आप लोगों को उस देश का भी नाम बताना है कहाँ पर चल रहा है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है 72वां नंबर। हम जवाब कोई नहीं देंगे, प्रश्न बस करेंगे कुछ। 72वां नंबर जवाब देना है आपको। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 72वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है अहिंसा और प्रेम। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, यानी बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं 73वां नंबर क्या कहता है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। 73वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है जिसका उत्तर सही है अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लीजिए। अगला प्रश्न दे रहा हूं किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 74वां नंबर क्या कहता है जिसका उत्तर सही है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, डी पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं 75वां नंबर। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 75वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है आपका बिल्कुल, यानी कि आपका बी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं 76वें नंबर का। 76वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं। इसमें क्या है?
लीजिए आपकी स्क्रीन पर 76वें नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है। क्या कहता है, ध्यान दें। 76वें नंबर पर दिया जा रहा है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। 76वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसका जवाब जो सही है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यह बी पार्ट आपका सही है। लीजिए 77वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली है। संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से या प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। 77वां नंबर जो कहता है उसमें आपको बता दें कि इसका उत्तर सही है, सी पार्ट, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से इसको मुक्ति मिली है। यह उत्तर आपका सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया 78वां नंबर कहता है, विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात और एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। 78वें नंबर का आपको बता दें, इसका भी विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता सही है। आपका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब दिए होंगे। आशा करता हूँ कि आपने OMR पूरी रंग दी होगी सही प्रश्नों से। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत हैं अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 79वां नंबर आपको बता दें तो जिसका उत्तर सही है, पास में रखे आंवले की तरह। इसका बी पार्ट सही है। अगला 80वां नंबर कहता है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 80वें नंबर आपको बता दें, 80वें नंबर की चर्चा कर रहा हूं जिसका उत्तर सही है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, डी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देता हूं 80 के बाद 81वें नंबर की चर्चा की जा रही है जिसमें ग्राफ का, इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। ग्राफ की चर्चा की जा रही है तो ग्राफ का इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें। 81वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही है वह है बी, यानी तीन दिया गया है जिसमें पूछा गया, आपको बता दें कितने छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो इसका उत्तर सही है 3 और विस्तृत आपको दिया जाएगा। चिंता न करें, सभी प्रकार के विस्तृत प्रश्न भी आप लोगों को मिलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? ए पार्ट में दिए गए हैं, बी पार्ट में दिए गए हैं, सी पार्ट में दिए गए हैं और डी पार्ट में भी दिए गए हैं कुछ छात्र। तो इन छात्रों में आपको बताना है कम अंक मिले हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 82वें नंबर का उत्तर जो सही है आपको बता दें, इसका उत्तर सही है बी पार्ट, जिसमें से 1, 2, 3, 6 उत्तर सही है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, यदि आपने यही लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है उस प्रश्न में। और लीजिए आपका प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है। बहुत सी हमारे छात्रों द्वारा यह प्रश्न पत्र जो प्रश्न पेपर दिया गया है उसमें उन लोगों ने बहुत से अच्छे तरीके से और हमारी टीम द्वारा इसका रिव्यू भी लिया गया। तो कुछ बच्चों ने स्ट्रेस में भी पेपर दिए और कुछ बच्चों ने बहुत ही हंस कर के रिव्यू भी दिया है। कुछ बच्चे डर भी रहे थे रिव्यू देने में, लेकिन आनंद के साथ उस समय रिव्यू दिए गए। वास्तव में बहुत ही अच्छा एक वो रहा जिसमें कि अनुभव आप लोगों को मिला और हमें भी बहुत अच्छा अनुभव मिला कि आप लोगों ने इस तरीके से एग्जाम देने के पश्चात हमसे भेंट की, जो कि पहला एक रिव्यू कहा जा सकता है हमारे द्वारा लिया गया, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के सहयोग किया। 83वां नंबर प्रश्न कहता है, और उस रिव्यू को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, वह दिया गया बहुत ही अच्छा था। 83वां नंबर कहता है, भूगोल में
छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो आपको बताना है, यह 83वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, जिसका उत्तर सही है। आपका उत्तर इसका सही है कि डी पार्ट। आंकड़े अपर्याप्त हैं लेकिन अभी भी यह संदेहास्पद है, कोई बात नहीं, हम आगे इसका यदि कोई उत्तर डाउटफुल होगा तो वह भी आपका डाउट दूर कर देंगे। 84वें नंबर प्रश्न को आपको बता दें, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है 0.45, 0.50, 0.90, 1.20। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है 84वें नंबर का? तो इसका सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 85वें नंबर के प्रश्न का, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, उसके इतिहास में अंक है। 85वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, जिसमें उत्तर सही है 48। तो इसमें 48 अंक हैं उसके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, 86वां नंबर। 86वां नंबर आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो आपको बताना है, इस ग्राफ के जरिए आपको जवाब देने हैं और अच्छे तरीके से जवाब देंगे आप लोग, आशा करता हूं। 86वें नंबर का 2017 से 18 उत्तर सही है इसका ये पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके 87वां नंबर कहता है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 87वें नंबर की चर्चा की जा रही है, इसका उत्तर सही है 22.2 यानी बी पार्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 88वां नंबर कहता है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। कितना था आपको बताना है, चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तो इसका जो उत्तर सही है वह है 62.5 यानी बी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 88 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई है, बस केवल आपके 10-12 प्रश्न ही बचे हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, 89 नंबर का, उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? 2018-19, 2017 से 18, 2013 से 14, 2014 से 15। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 89वें नंबर का आपको बता दें, इसका उत्तर सही है 2018 से 19, ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 90 नंबर का दे रहा हूं। 90 नंबर में 2014 से 15 के कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। कितना था आपको बताना है। 90 नंबर का जो उत्तर सही था वह था 3/4 था, इसका उत्तर डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, 91वां नंबर। 90 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। 91 नंबर आपका प्रश्न लीजिए। 91वां नंबर क्या कहता है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? 2016, 17, 18, 19। 91वां नंबर आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसका उत्तर सही है 2016। 2016 सही है 91वें नंबर का। 92वां नंबर कहता है, क्या कहता है? चलिए जवाब दें। 92वें नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों और उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? चारों ऑप्शन दिए गए। 92 नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है 92 नंबर का आपका ए पार्ट 19.5। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93वां नंबर कहता है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 93वां नंबर आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है डी पार्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे होंगे, आशा करता हूं। जिन लोगों ने पेपर दिया नहीं है वह भी आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली होगी। मैंने भरोसा किया है कि आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और मज़ा भी लेंगे। 94 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 94 नंबर का आपको जवाब देना है। 94 नंबर का जो उत्तर सही है वह है आपका 2019, सी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह भी आपको इसका भी आंसर की में आंसर मिलेगा। 95वां नंबर का उत्तर सही है इसका 21 बी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग इसी तरीके से आशा करता हूं कि जवाब देते जाएंगे। और 96 नंबर, बस आपके 4 प्रश्न शेष बचे हैं, बस तत्काल प्रभाव से हमारी क्लास समाप्त होने वाली है। 96वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या
की औसत महत्तम है? जून, सितंबर, अगस्त, मई। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 96 नंबर का आपको जवाब देना है। जिन लोगों ने जवाब दिया है इसका सितंबर, बी पार्ट सही है। बी पार्ट यदि आप गोला भर के आए हैं बी, तो आपका उत्तर सही है और आपको प्लस में नंबर जाने वाले हैं आपके। और यदि गलत लगा दिए हैं बाबू तो माइनस में चले जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। 97 नंबर प्रश्न कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून के खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा रही थी? 33.5, 35.3, 34.6 या 40। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 97 नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है बी पार्ट, 35.3 सही है। अगला प्रश्न लीजिए आपका 98 नंबर का आपको जवाब देना, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जुरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 98 नंबर तक पहुंच गए हैं, बस अंतिम 2 बचे हैं, जिसका उत्तर सही आपको बताना है 1.04 सही है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रश्न पत्र हल किया है, मुझे भी मज़ा आ रही है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। 99 नंबर कहता है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? एंजल, शेरखान, ट्रेड बुल, जुरोधा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 99 नंबर का जो उत्तर सही है वह है ट्रेड बुल, यानी सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है 100वें नंबर का, ट्रेड बुल के खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान और में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है 100वें नंबर का? तो आपको बता दें इसका 57.82 सही है। और चलिए आपको बता दें कुछ उत्तर हो सकता है ऑफिशियल आंसर की आने के पश्चात इनमें से डिसमिस भी होंगे, तो आपको बता दें कुछ उत्तर इधर उधर हो जाएंगे, तो आप लोगों को उसके भी कमेंट बॉक्स में हम जानकारी दे देंगे। और बाकी इसमें 99-95% आपके प्रश्न उत्तर जो सही हैं, आप लोग इसी तरीके से अध्ययन करते रहें, जुड़े रहें हमसे, और हमारी टीम और हम आपके लिए ही समर्पित हैं। और आपको फिर से पुनः याद दिला दें कि हमारे द्वारा जो किया जा रही मेहनत है वह केवल और केवल प्रतियोगी छात्रों को, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रत्येक घर में हो सरकारी नौकरी, हमारा लक्ष्य है प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। आप मेहनत करेंगे तो आपके घर में भी सरकारी नौकरी आएगी, लेकिन आप लोग पूर्ण मेहनत करें। जिस तरीके से हम आपको मेहनत करने के लिए आग्रह करते हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहें और आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी क्लासेस को देखें, ध्यान से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा, और आप लोगों को यदि हमारे द्वारा दी जा रही यह क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको बता दें PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के टेलीग्राम पर जाकर के एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें। आपको हमारे चैनल की ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के पश्चात उसमें दी जा रही PDF आपको निःशुल्क प्राप्त होंगी। अब मैं बात बैक करता हूँ क्लास को, आप लोगों को अगली क्लास में मिलता हूँ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय।